से तो अमेरिका पूरे दुनिया में मानवाधिकार की बात करता है और हम सब जानते हैं कि इसने कितने सारे देशों पर मानवाधिकार के नाम पर हमले किए हैं और उन हमलों में लाखों बेगुनाहों की जानें भी गई हैं। आज हम एक ऐसे ही आइलैंड कंट्री के बारे में बात करेंगे कि कैसे अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए एक छोटे से आइलैंड पर 67 परमाणु बम गिराए और उसे इंसानों के रहने लायक तक नहीं छोड़ा। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मदद कर दें। इस देश का नाम मार्शल आइलैंड है। बहुत से लोग मार्शल आइलैंड के बारे में कुछ नहीं जानते। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। इसे 1979 में अमेरिका से आज़ादी मिली। यह देश 29 कोरल एटॉल से बना है। अगर आप एटॉल्स नहीं जानते हैं तो ये एक रिंग शेप का आइलैंड होता है। मार्शल आइलैंड हजारों सालों से मार्शलीज लोगों द्वारा आबाद है। 1914 में जापान ने इस पर कब्जा कर लिया था और यहाँ अपना मिलिट्री बेस बनाया था और 1944 तक ये जापान के अंडर में ही रहा। 1944 में अमेरिका ने जापान को हराकर इस मार्शल आइलैंड को अपने कब्जे में कर लिया। अमेरिका ने भी यहाँ बहुत सारे मिलिट्री बेस बनाए। ये सुदूर स्थान आसपास में सैन्य अड्डे और आइलैंड पर बहुत कम आबादी होने की वजह से अमेरिका ने यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट करने का निर्णय लिया। अमेरिका ने यहाँ 1946 में प्रशासन शुरू किया। फिर संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में इन आइलैंड के लिए पैसिफिक में ट्रस्ट टेरिटरी बनाया। 1946 से 1958 तक अमेरिका ने कुल 67 बमों का परमाणु परीक्षण किया। सबसे ज़्यादा 44 एनवेटॉक एटॉल के पास और 23 बिकिनी एटॉल पर टेस्ट किया। सोवियत यूनियन के साथ कंपटीशन में इतने सारे एटॉमिक बम टेस्ट किए, यहाँ तक कि यूएसए ने परमाणु ऊर्जा आयोग का भी गठन किया। इस आइलैंड देश पर बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इनमें से कुछ मशहूर न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन के बारे में हम आज बात करेंगे। अमेरिका ने 1946 में ऑपरेशन क्रॉसरोड शुरू किया, जिसमें श्रृंखलाबद्ध कई न्यूक्लियर टेस्ट किया जाना था। पहले टेस्ट का नाम एबल दिया गया, जो कि बिकिनी एटॉल पर 1 जुलाई 1946 को किया गया। यह टेस्ट सिर्फ ये देखने के लिए किया गया था कि ये नौसेना के जहाज और सैनिकों पर न्यूक्लियर हमला का क्या प्रभाव डालता है। जबकि इसी ऑपरेशन का दूसरा टेस्ट 25 जुलाई 1946 को किया गया। उस बम का नाम बेकर था। एबल बम को हवा में 125 मीटर की ऊंचाई से टारगेट पर गिराया गया था, जबकि बेकर को 27 मीटर गहरे पानी से टारगेट पर निशाना लगाया गया था। इस बम का असर जानवरों पर देखने के लिए बकरी, सूअर और चूहों को उन जहाज़ों पर रखा गया। इन सारे जानवरों की रेडिएशन की वजह से तुरंत या कुछ दिनों बाद मौत हो गई। हालांकि चार्ली नाम का तीसरा टेस्ट भी होना था, इसे रोक दिया गया क्योंकि यूएस मिलिट्री पहले 2 टेस्ट के रेडिएशन और उसके असर को वहां से क्लीन नहीं कर पाए थे। 1951 में एक और न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसका नाम ग्रीन हाउस ऑपरेशन रखा गया। इस परमाणु टेस्ट ऑपरेशन में 4 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए गए। इनका नाम था ग्रीनवुड, ईजी, जॉर्ज और आइटम। ये चारों बॉम्ब विस्फोट के अलग अलग मेथड को टेस्ट करने के लिए थे, जिससे बॉम्ब और विस्फोटक को खतरनाक किया जा सके। अगर आप इन टेस्ट के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, इस पर अलग से वीडियो बना देंगे। ग्रीन हाउस ऑपरेशन से यूएस को हाइड्रोजन बम बनाने का रास्ता साफ हो गया और उसने हाइड्रोजन बम बनाने का काम और तेज कर दिया। 1952 में फिर से यूएसए ने एनवेटॉक एटॉल पर ही ऑपरेशन ईवी स्टार्ट कर दिया। इस ऑपरेशन में यूएस ने पहली बार 2 हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। इन 2 बम का नाम माइक और किंग था। 1954 में फिर से यूएस ने एक और न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम कैसल ब्रावो था। इस टेस्ट में यूएस ने हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बम का टेस्ट किया। ये पहला डिलीवरेबल हाइड्रोजन बम था। ये बम वैज्ञानिकों की उम्मीद से बहुत ज्यादा शक्तिशाली निकला। ये इतना पावरफुल था कि आसपास के सारे इलाके और पर्यावरण में इस विस्फोट का मलबा और रेडियोएक्टिव मटेरियल फैल गया था। यहाँ तक कि यूएस के जो सर्विसमैन थे, उनके शरीर में भी रेडियोएक्टिव फैल गया था। इस टेस्ट के रेडियोएक्टिव मटेरियल यहाँ से दूर कई देशों जैसे जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और यूएसए तक में पाए गए। ये न्यूक्लियर टेस्ट से हुआ सबसे बड़ा रेडियोएक्टिव डिजास्टर था। इसके बाद कई देशों ने यूएस को ऐसे टेस्ट को रोकने के लिए बोला जो वातावरण को नुकसान पहुंचाता हो। इस टेस्ट की वजह से उस आइलैंड के बहुत से निवासियों का शरीर रेडिएशन की वजह से जल गया और बीमारी से वो ग्रसित हो गए, क्योंकि अमेरिकी सेना ने वहाँ के निवासियों को टेस्ट से पहले वहाँ से नहीं हटाया था। टेस्ट के 2 दिन बाद उनको वहाँ से दूसरी जगह हटाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे टेस्ट करने के बाद वहाँ के निवासियों का क्या हुआ। चलिए जानते हैं कि इन सारे न्यूक्लियर टेस्ट से मार्शलीज लोगों ने क्या सहा। बहुत सारे बच्चे जन्मजात बीमारियों के साथ पैदा हुए। जितने भी लोगों को कैंसर हुआ था, उनमें से 55% को रेडिएशन की वजह से कैंसर था। बिकिनी एटॉल पर तो 167 लोग थे। उनको वहां से अपना घर छोड़ कहीं और जाना पड़ा। अमेरिकन नेवी ने उनको वहां से 125 माइल्स दूर रोंगेरिक एटॉल पर बसाया। 1957 में उनको वापस अपने द्वीप आने की अनुमति दे दिया गया, और ऐसा इसलिए नहीं कि वो जगह रहने योग्य हो गया था,
बल्कि उन लोगों को एक टेस्ट मटेरियल बना दिया गया, क्योंकि अमेरिका का एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC ये जानना चाहता था कि परमाणु दूषित वातावरण में रहने पर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिकनी एटॉल के निवासी 1969 में वहां वापस आ गए, लेकिन बहुत ज़्यादा रेडिएशन होने की वजह से 1978 में वहां से चले गए। मार्शल ने US में इन टेस्ट को रोकने के लिए शिकायत भी किया, लेकिन UN भी अमेरिका को न्यूक्लियर टेस्ट करने से रोक नहीं पाया। 1948 में ऑपरेशन सैंडस्टोन की वजह से एनविटॉक आइलैंड के लोगों को द्वीप छोड़ के दूसरे द्वीप जैसे रैंगलैप, यूटिरिक और एलिंगिनॉय द्वीप पर बसना पड़ा। 1990 में USA ने रैंगलैप द्वीप को साफ करने के लिए $45 मिलियन का एक प्रोग्राम चलाया, लेकिन अब कोई भी मार्शलीज वहां वापस नहीं जाना चाहता है। कैसल ब्रेवो टेस्ट के बाद रैंगलैप आइलैंड पर सफ़ेद और धूल की तरह रेडियोएक्टिव पदार्थों की बारिश हुई। इसके बाद US ने मार्शलीज लोगों की मदद करना शुरू किया। US ने मार्शल आइलैंड को एक अलग देश बनाने में मदद किया और वहां की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी खुद के पास ही रखा। मार्शलीज लोगों को अमेरिका में रहने, कमाने और पढ़ाई करने की अनुमति दिया। US ने उन सारे एटॉल से रेडियोएक्टिव मटेरियल की सफाई शुरू किया। जो लोग न्यूक्लियर टेस्ट से प्रभावित थे उनकी मदद के लिए $150 मिलियन का एक ट्रस्ट बनाया। मार्शलीज लोग बहुत से जन्मजात बीमारियों से पीड़ित हैं, उनमें सुसाइड रेट भी बहुत ज़्यादा है और समुद्र के जल स्तर बढ़ने की वजह से आइलैंड के डूबने का खतरा बढ़ गया। मार्शल आइलैंड ने 2014 में इंडिया और 8 दूसरे देशों के खिलाफ एक केस फाइल किया था। ये चाहते हैं कि ये सारे देश अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को खत्म कर दें, लेकिन यह अपील 1917 में US के 9th सर्किट कोर्ट ने खारिज कर दिया गया। आज भी ये आइलैंड रहने के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ आज भी इंसानों के सहनशक्ति से दोगुना रेडिएशन है। इस देश में चेरनोबिल और फुकुशिमा से भी ज़्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन है। करीब 5000 लोग हर साल इस देश को छोड़ दूसरे देश चले जाते हैं। मार्शल आइलैंड के लोगों को भी नहीं पता कि कब इनका आइलैंड रेडिएशन फ्री होगा। मार्शल आइलैंड की हालत देख के तो यही लगता है कि सारे न्यूक्लियर पावर वाले देशों को न्यूक्लियर बम बनाने का परीक्षण बंद कर देना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और कुछ नया सीखते रहें।